Hi everyone and warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. आपके आईडीटी के पेपर के लिए एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, दैट इज एथिक्स अंडर जीएसटी। और इसके ऊपर काफी सारे रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार इसमें बता दो करना क्या है, क्या आ सकता है। तो इस बहुत ही शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो में हम यही वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आईसीएम मटेरियल के इसके अंदर 4 केस स्टडीज दे रखी है, वो आ सकती है आपके पेपर में, बिकॉज जब भी कोई नया टॉपिक होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं और चांसेस ये भी है कि आपकी वही केस स्टडी में से कुछ पॉइंट्स उसके अंदर उठ के आए। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्विकली हम देखेंगे एथिक्स के अंदर क्या क्या है और केस स्टडीज फटाफट से एक बार देख लेंगे। डिटेल में एक एक लाइन में आपको नहीं पढ़ाने वाला, ये वो स्टेज ऑफ एग्जाम आपका नहीं है, वो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। क्विकली स्टार्ट करते आ जाओ। देखो एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज, क्या करना चाहिए एक इंसान को, क्या करना चाहिए, हम बोलते हैं एथिक्स, राइट। एथिक्स एंड मॉरल्स। वैसे ही एक सीए को कैसे बिहेव करना चाहिए, जीएसटी के अंदर काफी सारे उसके ड्यूटीज है, काफी सारे सर्टिफिकेशंस है, वो सारी चीजें उसको कैसे हैंडल करनी चाहिए, उसी के ऊपर ये एथिक्स वर्ड जो है हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको ध्यान देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 शेड्यूल्स वगैरह आप पढ़ते हो, आई थिंक यू आर एन एक्सपर्ट, आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो इस टाइम पे, तो वो ऑडिट के अंदर आप पढ़ चुके हो। उसके अंदर ये 2 शेड्यूल आपको पेपर में कोट करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर उसने गलतियां करी तो। सेकेंड शेड्यूल पार्ट नंबर 1 क्लॉज नंबर 7 कब लगता है, when he does not exercise due diligence or grossly negligent in the conduct of professional duties। सेकेंड शेड्यूल पार्ट नंबर 1 क्लॉज नंबर 8 कब लगता है, when he fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of opinion or exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion। negate मतलब मैं ओपिनियन ही नहीं दूंगा, वो सब चीजें आपको आई थिंक ऑडिट में याद होंगी इस टाइम तक। तो अगर ओपिनियन नहीं देने जितना आपके पास एविडेंस है, या फिर उसने कुछ ड्यू डिलिजेंस नहीं किया या ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाए, तो ये वाले जो उसके अंदर क्लॉजेस है सेकेंड शेड्यूल के पार्ट नंबर 1 में, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। और ये किसके ऊपर लगते हैं, ये लगते हैं सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर। और फिर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपका वर्ड आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, दैट इज योर कीवर्ड। ठीक है, ओवरऑल उसको क्या क्या ध्यान रखना है, सर सर्टिफिकेट्स देते वक्त उसको चीजें चेक करनी है, रिपोर्ट्स वो क्या क्या साइन कर रहा है, एडवाइजरी देते वक्त, इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन के टाइम भी उसको चीजें चेक करनी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आप सब कुछ छोड़ दो। ये SQC1 इन्होंने दिया है क्वालिटी कंट्रोल का, जो आप पढ़ते हो शायद, आई डोंट नो आपके ऑडिट में है या नहीं, बट हमारे कोर्स में भी नहीं है। अब सुनो, अब इन्होंने क्या दिया है आपके सामने, ये जो 4 चीजें दे रखी है ना, आप प्लीज डरो मत। आप देखो ये 4 चीजें नई नहीं है, दीज आर ऑलरेडी डन इन अवर रिवीजन मैराथन आल्सो एंड दीज आर डन इन योर सिलेबस आल्सो। ये 4 अलग अलग इन्होंने सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स को कंपाइल किया है, ये नया नहीं है, ये आप कर चुके हो। सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 में अलग अलग केसेस के अंदर आप आईटीसी लेते हो, अलग अलग इनपुट्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, वहां पे आईटीसी 01 चाहिए होता है। अगर वो 2 लाख से ऊपर क्लेम चला जाए तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सर्टिफिकेट कौन देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको बुक्स एग्जामिन करने और अमाउंट्स करेक्ट लिए या नहीं लिए, आईटीसी 01 में कितना अमाउंट डाल रहे हो, कितना आईटीसी ले रहे हो, वो सब चीजें उसको वेरीफाई करनी है। ठीक है, सिमिलरली आपको एक याद होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज होता है, मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, आईटीसी का ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेसिफिक सटीक तरीके से कंडीशन दे रखी है। व्हाट इज दैट द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी शुड आल्सो हैपन। मतलब अगर आप आईटीसी ट्रांसफर करने वाले हो तो लायबिलिटीज का ट्रांसफर भी होना जरूरी है, ये कंडीशन उसको चेक करना बनता है, ये सीए को चेक करना है। ये जो आईटीसी का ट्रांसफर होता है ये आईटीसी 02 के अंदर होता है, लेकिन उसको सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या बोलना है उस सर्टिफिकेट में कि सर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज भी हुआ है, बिकॉज दैट इज द कंडीशन for transfer of ITC। तो again he has to examine books, ensure liabilities are actually transferred। ये सिर्फ हवा में बात नहीं होनी चाहिए। रिफंड का क्लेम अगर 2 लाख से ऊपर हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, ये क्लेम सर्टिफाई करते हुए देना है। अगर 2 लाख तक हो तो सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम हो जाता है। आपका एप्लीकेशन होता है जीएसटी RFD 01, तो उसके अंदर भी प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, मेडिकुलस एग्जामिनेशन करना है, इंश्योर करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लग रहा ना। उसके सिवाय आपके रिवर्सल्स होते हैं। रिवर्सल किस चीज के, आईटीसी के, 2 जगह, कैंसिलेशन सेक्शन 29 या फिर स्विच मतलब क्या, आपका जब आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जाते हो या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर टैक्सेबल से एग्जिम में जाता है तो एग्जिस्टिंग के ऊपर का आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है। रिवर्सल कैसे करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, प्रोपोर्शनेट जितना भी बचा हुआ है उसका इनवॉइस का अमाउंट आपको रिवर्स करना है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि इनवॉइस मेरे पास नहीं हो तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस के हिसाब से रिवर्सल करना चाहिए, और अगर आप प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस के हिसाब से रिवर्सल करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो यहां पे भी एक सर्टिफिकेट की बात जो है वो आती है। उसके सिवाय बस ये प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। एंड स्पेशल ऑडिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कोई नेचर और अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हुए, गिविंग बेसिकली कंसिडरिंग द अमाउंट्स एंड नेचर ऑफ द क्लेम्स ऑफ द असेसी,
और उसको लगता है कि भैया नहीं इसका ऑडिट कराना है, तो फिर वो सीए को पकड़ के ऑडिट करवा सकता है। उसका खर्चा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये अब आपको चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। हाँ, ऑडिट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है। चलो, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। डेज मैंने जस्ट मार्क किया था फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, बट उसकी अभी जरूरत नहीं है। और अगेन, अब ऑडिट के टाइम उसकी ड्यूटी क्या है? अनबाइज्ड अप्रोच, इम्पार्शियल, फैक्ट्स चेक करना, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहां तक जो मैंने आपको चीजें बताई, have I told you anything new? Have I introduced any new concept? Answer is no. ये चारों चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी है। अब पेपर में जो केस स्टडीज आ रखी है ना, इसको समझ लो कैसे सॉल्व करना है। केस स्टडी मतलब कुछ नहीं है, केस स्टडी मतलब कुछ नहीं है, आपको गलतियां पकड़नी है। गलतियां कैसे पकड़नी है? सप्लाई कर रहे हो विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस दे रहे हो और एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सारी गलतियां है। गलतियों के रिस्पेक्ट में दो सेक्शन आपके सामने बार बार आने वाले पेनल्टीज के, 122 और 132। अब सर हमें तो ये 122 132 तो किया ही नहीं है हमने, हम तो पेनल्टीज नहीं करे, हमने तो बहुत ही स्पेसिफिक करी है। कोई बात नहीं, आपको एंड में लिख के आना है रेलिवेंट 122 132 पेनल्टीज एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। आप गलत कोट नहीं करोगे, आप 122 132, लेकिन ये दोनों हर जगह कोट करके जरूर आना। तो अगर आपने गलती पकड़ ली, 122 132 लिख के आ गए, 4 में से 2-3 नंबर, 6 में से 3-4 नंबर तो मिल जाएंगे। दैट इज आवर ओनली एम फ्रॉम दिस वीडियो। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने फटाफट से केस स्टडीज डिस्कस करूंगा। यहां से आपको क्या करनी है? गलतियां पकड़नी है, और यही वाले चांसेस है कि यही वाले पॉइंट्स आपके पेपर में हो सकता है केस स्टडी की फॉर्म में आ जाए। एमसीक्यू आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं कि भैया गलती पकड़ो कि जीएसटी के अंदर क्या क्या गलती हुआ, तो उसके अंदर सीए भी इन्वॉल्व होगा, और उन गलतियों का ही तो हम मॉरल वैल्यूज चेक करेंगे कि सीए ने गलत किया या नहीं किया। दैट इज द वे यू हैव टू सॉल्व। क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते आ जाओ, बहुत डिटेल में एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, मेन गलतियां पकड़ो। एल एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनर्स X and Y, registered in West Bengal, engaged in supplying the material used for construction. Okay, X and Y are friends and each of them have their own separate sole proprietorship firm. इंफॉर्मेशन कैच करना बहुत जरूरी है इस वाले केस स्टडीज के अंदर, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं रहेगा एक के ऊपर दो बार रीडिंग लेने के लिए। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 2 पार्टनर है, उन दोनों पार्टनर्स की खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो खुद से भी ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं। ए इनका टैक्स कंसल्टेंट है, ठीक है, ए जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट और आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टर्म्स तब आएंगे जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होगा, वो नीचे हो जाएगा। पहले देख लेते हैं। मिस्टर एक्स गेट्स एन ऑफर फ्रॉम अ कस्टमर WPL, इसको हम WPL बोलेंगे, to issue some supply related bills to meet the budget allocated to WPL by their management in relation to civil work। एक कंपनी ने आके बोला कि सुनो ना यार, अपने को थोड़ा सा वो चाहिए, बिल चाहिए अपने को, मतलब अपने को टारगेट मीट करना है। ओके, WPL आके क्या कह रहा है कि हमें कुछ सप्लाई रिलेटेड बिल्स दे दो, अपने कुछ बजट एलोकेटेड है वो हमें मीट करना है, ठीक है। मिस्टर एक्स को बोला कि तुम 20% कमीशन अर्न कर लेना जो भी तुम्हारे बिल्स रहेंगे और जो हम एक्सेप्ट करेंगे। Mr. X agrees to share 50% of earnings with Mr. Y for undertaking the above project। Mr. X बोलता है Mr. Y को कि भैया हम इसको मिलके करते हैं, 50% तेरा 50% मेरा, ठीक है, तो ये 20% कमीशन की शेयरिंग की बात चल रही है। Mr. X agrees to share 50% of the earnings with Mr. Y for undertaking the project। L and company needs a bank loan। ये अब अलग से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो कंपनी थी, जो हमारी मेन कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, L and company needs a bank loan for expanding business operations and supply bills to WPL will inflate the turnover। ये फर्म ने सोचा, L and company ने सोचा कि हम फर्जी बिल देंगे WPL को, उससे मेरी भी टर्नओवर ऊपर चली जाएगी, और क्योंकि टर्नओवर ऊपर चली जाएगी तो मुझे भी तो बैंक लोन चाहिए, मुझे भी फायदा हो जाएगा, मेरी टर्नओवर बढ़ जाएगी। तो Mr. X and Y sought advice from tax consultant on how to execute the above project for supply bills। आपको बस मेन बात क्या समझनी है, ये आपको थोड़ा सा स्किल समझना पड़ेगा। द वे आई एम इंटरप्रेटिंग, आप समझो कि आपको मेन अंडरलाइन ट्रांजैक्शन समझनी है। ट्रांजैक्शन ये हो रही है कि सर ये जो कंपनी है एल एंड कंपनी, ये फर्जी बिल मतलब ये इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई इशू करने वाली है, इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई इशू करने वाली है, किसको? WPL को, और इससे इसका भी तो टर्नओवर इन्फ्लेट हो जाएगा। अभी तक यही बात आपको समझनी है, आगे आ जाओ। अब इनका टैक्स कंसल्टेंट है जो कि सीए नहीं है। टैक्स कंसल्टेंट क्या क्या कह रहा है देखो, और क्या क्या एग्जीक्यूशन हुआ। L and company shall issue supply related bills for steel, jellystone, cement for 2.8 CR to Mr. X, wherein the delivery site shall be WPL। L and company को WPL को इशू करना था, लेकिन उसने Mr. X को किया और डिलीवरी दिखाई WPL को, मतलब बिल टू शिप टू में कन्वर्ट कर दिया। बिल टू शिप टू की बिल करेंगे X को, लेकिन शिप किया जाएगा WPL को, मतलब X ने WPL को बेचा। थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझो, ठीक है। Mr. X shall avail and utilize the ITC, क्योंकि बिल इसके नाम पे है, तो 280 लाख का उसने आईटीसी ले लिया।
Separately, it shall enter into contract with WPL for supply of steel, jelly-stone and cement to be used in construction of the foundation of plant and machinery for 280 lakh. तो बेसिकली क्या होना था, एलएन कंपनी ने WPL को देना था, एलएन कंपनी ने एक्स को दिया, एक्स ने WPL को दिया. कहानी वही हुई है, घुमा के हुई है, बिल टू शिप टू के थ्रू हुई है. ठीक है. Further, Mr. X in individual capacity shall issue labor bills of 40 lakh for assembly and erection work relating to construction undertaken at WPL. मिस्टर एक्स ने WPL को बोला कि 280 लाख का तो तुम्हारा आ ही रहा है, मैं ही दे रहा हूं तुम्हें थ्रू एलएन कंपनी, मेरे थ्रू ही जाएगा. मैं 40 लाख का अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में और तुम्हें बिल दे देता हूं, तो तुम्हारा टोटल बिल्स हो जाएंगे 3 करोड़ 20 लाख के. तो मिस्टर एक्स की टर्नओवर कितनी इन्फ्लेट हुई, 40 लाख रुपए, विदाउट एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनी सर्विस. WPA will avail and utilize the ITC on total bills जो है 3.2 CR. 280 जो है वो आया एक्स के थ्रू ही, बट दिस इज अंडर बिल टू शिप टू. और ये 40 लाख डायरेक्टली मिस्टर एक्स के थ्रू आया है पर्सनल कैपेसिटी में. ऑल इन्वेंटरी रजिस्टर्स आर अपडेटेड ड्यूली बाय द कंपनी, एलएन कंपनी, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट और सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड ईवे बिल्स आर आल्सो जनरेटेड. मिस्टर ए टैक्स कंसल्टेंट अश्योर करता है दोनों पार्टनर को, दोनों डरे हुए थे, दोनों पार्टनर को टैक्स कंसल्टेंट ने आके बोला कि भाई बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, इन्वेंटरी रजिस्टर सब मैंने अपडेट कर दिया है मटेरियल के हिसाब से, जो कि एक्चुअल में हुई नहीं है. कंप्लायंसेस ऑफ ईवे बिल, मैंने ईवे बिल भी जनरेट कर दिए, 50,000 के ऊपर थे तो मैंने ईवे बिल भी जनरेट कर दिए, और मनी जो है हमें रियलाइज हो जाएगा, WPL से पेमेंट आ जाएगी, WPL विल पे. तो ITC वाईटीसी सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, WPL ITC ले लेगा, नो इश्यूज. अब होने के बाद मिस्टर एक्स पार्टनर वो गया अपने फ्रेंड के पास, मिस्टर पी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर सीकिंग हिज हेल्प इन अबव अरेंजमेंट. मिस्टर पी मेक्स एक्स कन्वर्जेंट विद द फॉलोइंग GST इंप्लीकेशंस. हमारा फोकस इसके ऊपर है, GST इंप्लीकेशंस. गलती आपको समझ में आ चुकी है, एक बार क्विकली ऊपर से देख लेते हैं. इशू ऑफ इनवॉइस बाय MSLN कंपनी टू मिस्टर एक्स, इसके अंदर कोई सप्लाई हुआ नहीं. अच्छा, डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन नंबर 73 74, यहाँ पे सब जगह 74 आने वाला है क्योंकि फ्रॉड होने वाला है. 74 का इंप्लीकेशन और डिमांड रिकवरी का इंप्लीकेशन तभी आता है जब सप्लाई होती है. सप्लाई होएगी तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो उसका 100% पेनल्टी की तरह रिकवर किया जाएगा 74 में. हमने ये डिमांड रिकवरी में भी पढ़ा है, आई होप यू रिमेंबर दैट. तो अगर कहीं पे कोई सप्लाई नहीं है तो वहां पे डिमांड रिकवरी नहीं हो सकती. हाँ, वहां पे कोई और पेनल प्रोविजंस हो सकते, जैसे इसके अंदर हुआ है. एलएन कंपनी ने मिस्टर एक्स को कोई सप्लाई नहीं दी थी, कोई सप्लाई नहीं थी मतलब टैक्स नहीं था, इसका मतलब कोई डिमांड रिकवरी भी नहीं होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलएन कंपनी ने कोई गलती ही नहीं करी. उन्होंने बिना सप्लाई बिना कुछ क्या कर दिया, इनवॉइस इशू, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 122. सब सेक्शन और क्लॉजेस में मत जाओ इस टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना जरूर लिख के आना. अपने को क्या अभी फुल नंबर नहीं, लेकिन अपने को नंबर नहीं खोने. ठीक है. अच्छा, अब 122 के साथ साथ 132 भी इसके अंदर लगेगा. अब अगेन 132 आपने कितना लर्न किया है, वो 200 लाख 500 लाख इम्प्रिजनमेंट पेनल्टीज, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मैं अभी इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपको वो चीज डर नहीं लगना चाहिए. तो किया है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख के आना 122 और 132 के पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे. क्या बात समझ में आई? ये मेरा पहला मैंने GST का इंप्लीकेशन जो है वो डिस्कस किया. अब सुनो, बिल टू शिप टू था तो एक इनवॉइस किसके थ्रू गया है, मिस्टर एक्स से आगे WPL. अब इसमें मिस्टर एक्स ने फ्रॉडुलेंट ITC लिया है, एक्स ने भी तो फ्रॉडुलेंट ITC लिया ना, किसका, जो इनवॉइस एलएन कंपनी ने दिया वो भी उसकी गलती हुई. प्लस इनको जब मिस्टर एक्स ने WPL को सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस दिया है, क्या एक्चुअल में सप्लाई हुई है? नहीं सर, सप्लाई नहीं हुई तो 74 नहीं लगेगा, लेकिन पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे 122 के और 132 भी लग जाएगा. अब 122 क्यों लगा, 122 यहाँ पे 2 क्यों लगे और ऊपर 1 क्यों लगा? ये आपका क्वेरी आएगा ना, सर यहाँ पे 2 क्यों लिखे आपने, क्लॉज अलग है ठीक है, लेकिन 2 क्यों लिखे? सर एक इसके अंदर गलती हुई है कि उसने इनवॉइस विदाउट सप्लाई इशू किया, और एक उसने ITC गलत लिया. ITC कौन सा गलत लिया? जो एलएन कंपनी ने उसको इनवॉइस इशू किया था. सर ऊपर वाले में क्यों नहीं था? क्योंकि ऊपर वाले में एलएन कंपनी को किसी ने इनवॉइस इशू नहीं किया था. ठीक है. WPL को पकड़ा, WPL की क्या क्या गलतियां हुई है? WPL पे डिमांड एंड रिकवरी तो लग ही जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने ITC अवेल भी किया, उसको यूटिलाइज भी किया. WPL तो प्रॉपर धंधा कर रही है, वहां पे ITC यूटिलाइज हुआ, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, प्लस 132 के प्रोविजंस लग जाएंगे, इंप्रिजनमेंट पेनल्टी जो इन्वॉल्व लोग है. ठीक है. अच्छा, ए के ऊपर क्या प्रोफेशनल क्या उसके ऊपर इश्यूज आएंगे? ए के ऊपर लगेगा सर 122(3). आई वुड एडवाइस कि आप 122(3) लर्न कर लो, क्योंकि ये हर जगह आने वाला है. ए डबेट जो हेल्प करता है. मिस्टर ए कंपनी में
इन्वॉल्व नहीं है, उसने ये ट्रांजैक्शंस को घुमाने में मदद करी है, तो इसको बोलते हैं एड अबेट 122(3). ठीक है सर, यहाँ पे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नहीं बोल सकते क्या? नहीं बेटा जी, मिस्टर ए सीए नहीं है, लेकिन अगर मिस्टर पी ने कहीं पे गड़बड़ करी, मिस्टर पी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। बस आपको यही बात समझनी है। क्या थोड़ा सा आई थिंक एक स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया तो आपको यही बातें हर एक केस स्टडी के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। मैं केस स्टडी फटाफट से एक दो और डिस्कस कर लेता हूं, देख लो। डूडल LLC is an entity registered in Germany, engaged in OER services all over the world, including India. Service offerings include certain services which are OER, ठीक है, liable to GST. Since the company does not have place of business, उसने अपना एक एम्प्लॉय मिस्टर एक्स जो कि सीए नहीं है उसको लगाया एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड ही इज अंडरटेकिंग GST compliances. He is also an authorized signatory. Mr. X is a partner in XYZ Associates plus post appointment following things unfolded. अब देखो गलतियां क्या क्या होने वाली है। मिस्टर एक्स जो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उस डूडल LLC का, मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज OER सर्विस प्रोवाइडर एंड अंडरटुक GST compliances. उसके बाद उसने मंथली GST रिटर्न फाइल करी, उसने GST पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. इन लिeu ऑफ सच सर्विसेज मिस्टर एक्स वाज बीइंग रेम्यूनरेटेड अ फिक्स सम एज प्रोफेशनल फी. कंपनी ने उसको रिप्रेजेंटेटिव लगाया, उसके बदले में उसने पेमेंट लिया. अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स वाज इज इन पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन प्रोफेशनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद हिज पार्टनरशिप फर्म. मिस्टर एक्स जो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसकी एक फर्म भी है, बट जो अपॉइंटमेंट हुई है वो पर्सनल कैपेसिटी में हुई है. हाउएवर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन, invoices as export of service were issued by Mr. X in the name of his partnership firm. इनवॉइस जो इशू हुआ वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे हुआ कि XYZ एसोसिएट्स जो भी है फर्म वो इशू कर रही है इनवॉइस, लेकिन अपॉइंटमेंट हुई है पर्सनल कैपेसिटी में. कॉरस्पॉन्डिंग रिफंड बेनिफिट वाज क्लेम्ड बाय द फर्म फॉर ITC अगेंस्ट सच एक्सपोर्ट. तो उसने फर्म ने दिखा दिया कि भैया हम तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपॉइंटमेंट हुई नहीं थी, और जब कोई जीरो रेटेड हो जाता है तो उसमें ITC का रिफंड मिल जाता है, वो फर्म ने ले लिया. हुई ना गलती? एक्चुअल में किसको इशू करना चाहिए था? मिस्टर एक्स को, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुई है पर्सनल कैपेसिटी में. इशू कौन कर रहा है? फर्म. ITC का गलत बेनिफिट कौन ले रही है? फर्म. उसके बाद देखो क्या क्या हुआ. डूडल LLC अपॉइंटेड इन्फ्लुएंसर इन इंडिया टू promote its services. Tax invoices were received by Mr. X in the name of XYZ and Associates LLP. Doodle LLC ने अपॉइंट किया इन्फ्लुएंसर. Who is the supplier of service of this promotion? Influencer. Who is the recipient? Doodle LLC. लेकिन इनवॉइस किसके नाम पे आ रहा है? XYZ Associates LLP, जो कि दोबारा गलत हो गया. ITC was availed by the partnership firm for such services. Again wrong thing. Recipient तो Doodle LLC है ना. Doodle LLC और इन्फ्लुएंसर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, लेकिन ये फर्म ले रही है उसके बीच के इनवॉइसेस. ITC जो उसने गलत लिया, it was utilized for further supply of services. However, actual service recipient was Doodle LLC. बात समझ आ रही है? उसके सिवाय Doodle LLC was required to submit certain affidavits and accounting records before ED. कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, ED के साथ उसको रिकॉर्ड सबमिट करने थे. Being an authorized representative signatory of Doodle LLC, जो कि मिस्टर एक्स है, he approached Mr. P, a practicing CA, to prepare affidavits and accounting record which included critical finding information and data of the LLC. He elaborated the entire arrangement between that Doodle LLC, himself and the Associates LLP, जो कि firm है. He further requested Mr. P, practicing CA, को बोला कि प्लीज आप सर्टिफाई कर दो, अटेस्ट कर दो, which would be prepared and compiled by P in the capacity of a practicing CA. उसको बोला कि आप प्लीज जो है वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर दो, फिर हम इन्हीं को ले जाके जो है वो ED के पास सबमिट कर देंगे. क्या क्या GST implications आई जरा चेक करेंगे. Incorrect issuance of invoice for export of services and claim of refund of ITC on the basis of export. Appointment of Mr. X happened in personal capacity. Invoices for these services as export were issued by the partnership firm in which Mr. X was a partner. ITC was also availed. ये सब गलत हुआ. ठीक है. This was supply without invoice. तो इस केस में क्या होगा? डिमांड एंड रिकवरी लग जाएगा. सर डिमांड एंड रिकवरी क्यों लग जाएगा? अरे इस केस में सप्लाई तो हुआ है, लेकिन सप्लाई किसी और के नाम पे दिखाया गया है, तो जब सप्लाई हुआ है तो डिमांड रिकवरी लगता है, सप्लाई नहीं हुआ तो डिमांड रिकवरी नहीं लगेगा. ठीक है. और इस केस में प्रॉब्लम क्या हुई है? मिस्टर एक्स ने इनवॉइस इशू ही नहीं करा है. अगर इनवॉइस इशू भी हो जाता तब भी गलत था. क्यों? अरे मिस्टर एक्स और जो फर्म है वो तो अलग अलग है ना. इस फर्म ने इनवॉइस, इस फर्म ने एक्सपोर्ट दिखा के ITC ले लिया है. अगर ये इनवॉइस इशू भी कर देती तब भी गलत था. क्यों? अरे इनवॉइस मिस्टर एक्स को इशू करना था, ना कि उस एसोसिएट जो है XYZ एंड एसोसिएट से उस फर्म को. तो पहली बात तो गलती हुई है, इसमें इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ है. और अगर इशू हो भी जाता तब भी गलत बंदा इशू करने वाला है, फर्म.
किसको इशू करना चाहिए था? मिस्टर एक्स को। व्हाई? अपॉइंटमेंट वाज इन पर्सनल कैपेसिटी। ओके, चलो आगे। इनवॉइस जो फर्म ने इशू किया, इट वाज विदाउट एनी सप्लाई। नेक्स्ट, अब जो फर्म है उसने इनवॉइस इशू किया एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में और पेमेंट ले लिया, ठीक है। अब ये भी तो गलत हुआ, क्यों? क्योंकि फर्म जो है, आप प्लीज समझेंगे कि वो जो मिस्टर एक्स है और वो जो फर्म है ये डिफरेंट पर्सन है। इसने सर्विस दी है, फर्म ने सर्विस नहीं दी है, तो फर्म ने क्या गलती करी? इनवॉइस विदाउट सप्लाई, चार्जेबल अंडर सेक्शन 122, सब सेक्शन क्लॉज अभी छोड़ दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने इनकरेक्ट रिफंड भी तो लिया, उसने तो सप्लाई नहीं किया था, उसने इनकरेक्ट रिफंड लिया, दैट इज चार्जेबल अंडर 122 प्लस। अब देखो इन्होंने आईसीए ने भी कैसे लाइन लिखी है, ऑल द अबव ऑफेंसेस में ऑल्सो भी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एंड फाइन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वॉल्व एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। अब यहां पे आपके पास अमाउंट्स नहीं है, अमाउंट्स नहीं है मतलब केस नंबर 1 जो स्टडी थी आपकी, वहां पे 280 लाख और 40 लाख के अमाउंट थे, तो वहां पे 132 के स्पेसिफिक आंसर गए थे कि भैया 2 लाख के 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है ना, 280 लाख इज मोर देन 2 CR, तो 2 CR और 5 CR के हिसाब से 132 के ऑफेंसेस बदल जाते हैं। यहां पे नहीं आपके पास अमाउंट दिया, इसीलिए उन्होंने बोला डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन सेक्शन 132 लग जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, 5 करोड़ के ऊपर जब अमाउंट का प्रॉब्लम चला जाए तो वहां पे नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो 132 अगर आपने किया तो आप आंसर कर पाओगे, मोस्टली चांसेस है कि वो आपको अमाउंट नहीं देंगे, तो आप ऐसी लाइन लिख के आना। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंसर भी क्या गलती हुई? फर्म अवेल द आईटीसी विदाउट द रिसीट ऑफ सर्विसेज, फर्म अवेल द आईटीसी विदाउट द रिसीट ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई तो हुआ, सप्लाई तो हुआ और गलत आईटीसी लिया, तो सेक्शन 74 डिमांड लग जाएगा प्लस इंटरेस्ट रिकवरी करी जाएगी। एक्चुअल में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन था? एलएलसी। किसने आईटीसी लिया? फर्म ने, गलत। प्लस 132 डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स, 132 इंप्रिजनमेंट, उसके ऑफेंसेस जो है वो आपको हर जगह मोस्टली मिल जाएंगे, तो 132 लिख के आ जाना, ठीक है। मिस्टर एक्स के ऊपर क्या गलती? 122 सबसेक्शन 3 एड अबेट और 132 डिपेंडिंग अपॉन मॉनेटरी अमाउंट्स। अगर हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जिसको अप्रोच करा गया था, उन्होंने यहाँ पे सर्टिफाई करके दे दिया कि सब कुछ ठीक है, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट माने जाएंगे। फिर आप उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 वो शेड्यूल पार्ट वगैरह रेफर कर सकते हो, क्लॉज 7, 8, ठीक है। वही आपके क्लॉज मेजरली इसके अंदर आएंगे क्योंकि अपने मटेरियल में वही दिए गए हैं। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। सी, अभी वाले में मैं एक एक चीज आराम से एक एक सेक्शन सबसेक्शन नहीं करवा पा रहा क्योंकि सर आपका एग्जाम है अभी, है ना, तो इतना आप कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा कि आप गलती स्पॉट करो और 122 132 ठोक के आ जाओ, बस उतना मेरा भी पॉइंट है। केस स्टडी 3 को उठाने की कोशिश करते हैं, आओ। कोशिश क्या सर? करते ही है। एबीसी एंड एसोसिएट्स, इसके अंदर हुआ क्या सीधा देख लो आप। एबीसी एक फर्म है सीए की, उसको स्पेशल ऑडिट के लिए पिक करा गया, किसका? एक्स लिमिटेड का। कुछ बातें देख लो बस। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑडिटर वाज बेस्ड ऑन अंडरटेकिंग furnished by the firm that partners or their relatives are not directly indirectly related to the auditee. However, while submitting this declaration, if ABC fails to disclose the fact that spouse of one of the partners is working under full-time employment as head of tax department of that company, relatives were not supposed to be related, but partner की spouse head of tax department है उसी ऑडिटी की, तो आपसे इंप्लीकेशंस पूछे गए। क्लियर कट इंप्लीकेशन है कि यू आर गिविंग अ रॉन्ग डिक्लेरेशन टू गवर्नमेंट, firm is giving a wrong declaration to government. Next, material discrepancies in valuation of stock transfer to related parties by auditee were noticed. If ABC fails to disclose these material discrepancies in the audit report submitted to the office of commissioner, what will be its implications? Professional misconduct, gross negligence, valuation clearly related parties में check करनी थी, material discrepancies थी पर आपने disclose नहीं करी special audit report में 66 के, ठीक है। ITC by X Limited, that is the auditee, under ITC 01 section 18 special circumstances was certified by one of the associate firms of ABC in favor of the auditee. Such certificate was based on incorrect facts and against the eligibility criteria of ITC under section 18. आपको सेक्शन 18 में वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद है कि आईटीसी लेने के लिए इनवॉइस की डेट 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल वो इसके अंदर मीट नहीं हो रहा था, तब भी ये जो एसोसिएट फर्म है एबीसी की उसने ये चीज गलत सर्टिफाई करके दी है, और हमारी जो मेन फर्म है एबीसी उसने भी ये चीज नहीं चेक करी। तो देखो, इफ एबीसी फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस and certificate is taken on record as audit procedure and is relied upon the finalization of audit report and submission, what will be its implications? Both the firms are guilty. Both the firms are guilty of professional misconduct.
ग्रॉस नेग्लिजेंस। एबीसी रिसीव्स कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड, रॉन्ग। कंपेंसेशन इज टू बी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब ऑफिस ऑफ कमिश्नर। ऑडिटी कभी भी पैसा नहीं देता है, अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो आप देख लो, पहली बात तो डिक्लेरेशन जो है वो अंडरटेकिंग गलत दी थी। अंडरटेकिंग गलत क्यों दी थी? पार्टनर की वाइफ या पार्टनर की स्पाउस, मतलब मेल फीमेल डिपेंडिंग, दे वर वर्किंग एज हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट इन द ऑडिटी। यहां पे क्या हुआ? मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज जो है वो डिटेक्ट करी गई थी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ट्रांसफर टू रिलेटेड पार्टीज। तो नो ड्यू डिलीजेंस, बोथ विल आल्सो बी कवर्ड अंडर 122(3), दैट इज एड एंड अबेट। एड एंड अबेट, ये वाली बात उन्होंने किसके लिए लिखी है? यहाँ पे दोनों चीज हम कवर कर रहे हैं, एक जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हमने चेक करी थी, प्लस एक जो आईटीसी 01 का गलत आईटीसी लिया है, मतलब आईटीसी 01 में द रॉन्ग आईटीसी हैज बीन टेकन व्हिच वाज सर्टिफाइड बाय द एसोसिएट फर्म ऑफ एबीसी। तो दोनों बातें यहाँ पे कवर करी जा रही है। तो उस केस में वो दोनों फर्म्स थी हमारी, एबीसी और उसकी एसोसिएट, दे विल आल्सो बी कवर्ड इन एड अबेट 122(3), उनकी वजह से गलत क्रेडिट गया। ठीक है, 132 डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट लग जाएगा एंड दोनों के ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आ जाएगा। तो आई एम ट्राइंग इस लेवल पे कि आपको इतना समझ आ जाए कि गलती कैसे स्पॉट करनी है। गलतियां लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, रिसीविंग कंसिडरेशन फ्रॉम द स्पेशल ऑडिट फॉर द स्पेशल ऑडिट फ्रॉम द ऑडिट, ये क्लियरली गलत है। तो यहाँ पे पेनल प्रोविजन कौन सा लगेगा? 125 जनरल पेनल्टी, बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक पेनल्टी ऑफ 122 और 132। ओके, चलो केस स्टडी 4 भी देख लेते हैं फटाफट। A Limited is engaged in the business of manufacturing cotton yarn, where the cotton is the principal raw material in the manufacturing. Price of cotton varies depending upon market and is dependent on various factors. ठीक है, X is the tax consultant जो कि CA नहीं है. X advises A Limited on GST compliances. Okay. In order to meet expansion related expenditure, A Limited sought a term loan and working capital loan. उसको पैसा चाहिए भैया. As per the bank, turnover and profitability is not meeting the benchmark. उन्होंने कहा भैया तुम्हारा फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, तो उसके बेसिस पे क्या क्या एक्शंस लिए गए देखो। A separate entity B Limited was incorporated. Directors of A Limited were appointed as directors in B Limited. एक नई कंपनी बनाई गई, वहां पे A Limited के डायरेक्टर्स ही लगाए गए। This ensured that control of the new company B Limited remains with the directors of A Limited. B Limited ने अलग से GST रजिस्ट्रेशन लिया as a manufacturer of yarn, wherein Mr. X assisted that company in obtaining GST registration and GST registration के लिए fake documents provide करे गए। Okay. Subsequently, A Limited started issuing tax invoices for supply of yarn to B Limited. Sir, A Limited क्यों किया करेगा ये tax invoices? क्योंकि उसको अपनी turnover inflate करनी है। Inflate नहीं करेगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। However, actual movement तो हुई नहीं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्चुअल मूवमेंट नहीं किया, सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू किया, सप्लाई नहीं हुई। सप्लाई इशू नहीं होती मतलब सप्लाई नहीं होता तो सेक्शन 74 भी नहीं लगेगा। टैक्स इनवॉइसेस वर इशूड एंड सेम वर रिपोर्टेड इन द जीएसटी रिटर्न्स बाय ए लिमिटेड। रिटर्न में डाल दिया। बी लिमिटेड अवेल्ड द आईटीसी and the finished goods with respect to tax invoices were sold in the local market by A Limited in cash without charging GST। अब सर एक्चुअल में जो माल था वो तो कैश में बेच दिया, एक्चुअल जो माल था वो कैश में बेच दिया विदाउट जीएसटी विदाउट टैक्स इनवॉइस, और उसको ऑन पेपर क्या दिखा है? बी लिमिटेड को बेचा है। समझ आ रही है बात आपको? बी लिमिटेड इशूड टैक्स इनवॉइस। अब सर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर फिर असली में क्यों नहीं बेचा, बहुत सारी चीजें हो रही है गलत, नीचे भी अभी देखो बहुत चीजें गलत हो रही है। बी लिमिटेड इशूड टैक्स इनवॉइसेस फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू ए लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ टेस्टिंग ऑफ द कॉटन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड। ए लिमिटेड को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सप्लाई दिखाया, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को सप्लाई दिखाया सर्विसेज का। किस चीज की? टेस्टिंग वगैरह की। ठीक है, हाउएवर एक्चुअल में नो सर्विसेज वर सप्लाई, तो सप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस गया है। आईटीसी अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड विच वॉज अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेक यार्न इनवॉइसेस। ये आईटीसी कौन सा है? जब ए ने बी को सबमिट किया होगा, ए ने बी को सप्लाई दिया होगा, टैक्स इनवॉइस दिया होगा, उसका आईटीसी जो है वो बी लिमिटेड ने कैसे यूज किया देखो। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग जीएसटी लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एलिज्ड टैक्स इनवॉइसेस अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इट वाज यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स ऑफ सर्विसेज शोन टू ए। भैया बी लिमिटेड ने देखो सबसे पहले क्या हुआ है, ए ने बी को दिखाया, तो बी ने जब टैक्स पेमेंट किया होगा तो इसका आईटीसी रहा होगा। जब बी ने ए को दिखाया तो अब बी की क्या रही? आउटपुट लायबिलिटी।
तो इसको इस आईटीसी को इसके खुद के आउटपुट से उसने सेट ऑफ कर दिया। ठीक है। फर्दर बी लिमिटेड इशू टैक्स इनवॉइसेस फॉर सेल ऑफ यान। कौन सा यान? जो कि उसने बुक्स में दिखाया कि मुझे ए से मिला है, वो किसको बेचा? एक्चुअल में नहीं बेचा, एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हुई है, एक्चुअल में ए लिमिटेड का माल कैश में बिक चुका है, करेक्ट। पर बुक्स में तो स्टॉक खड़ा है ना, बी लिमिटेड के बुक्स में स्टॉक खड़ा है ना, वो किसको बेचा? ग्रुप एंटिटीज। पेपर पे किसको बेचा? ग्रुप एंटिटीज, टू एंश्योर स्टॉक बिकम जीरो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बी। टैक्स इनवॉइसेस वर इशूड एट 90% ऑफ द टोटल अमाउंट। मतलब अगर 100 का खरीदा था तो 90 का बेचा। क्या बोला? 10% का गिरावट क्यों हुई? से क्वालिटी डिग्रेड हो गई, ठीक है, स्टोरेज में उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो गई। एक्स वॉज अवेयर ऑफ द अफोरसेड ट्रांजैक्शंस ऑफ बोथ द कंपनीज। जीएसटी रिटर्न्स किसने फाइल करी है? खुद एक्स ने फाइल करी है। ए लिमिटेड नाउ अप्रोच मिस्टर पी practicing CA to issue relevant certificates to the bank with respect to turnover as genuine turnover। उसने बोला कि आप लिख के दो भैया genuine turnover है, लेकिन ये genuine turnover नहीं है। ये सैंक्शन क्यों चाहिए था? मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों चाहिए बैंक को? लोन लेना है इस कंपनी को, ठीक है, तभी तो ये सारी कहानी रची गई थी ना बी लिमिटेड वगैरह की। ए लिमिटेड इलैबोरेटेड एंटायर अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी लिमिटेड। अब देखो क्या क्या इंप्लीकेशंस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब आपको गलती स्टार्टिंग से पकड़नी है। फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन आया है, सेक्शन 122 ऑफेंस। टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, ये 3 इंस्टेंसेस हुए। टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई 3 इंस्टेंसेस हुए। ए ने बी को दिखाया, बी ने ए को सर्विसेज दिखाई, और बी ने लोकल ग्रुप एंटिटीज, लोकल नहीं ग्रुप एंटिटीज को सेल दिखाया, और इन सब में से टैक्स इनवॉइस गया, सप्लाई तो हुआ ही नहीं है, तो डिमांड रिकवरी तो नहीं लगेगा, लेकिन सर 122 और 132 लग जाएगा। उसके बाद फ्रॉडुलेंट आईटीसी भी आ गया। फ्रॉडुलेंट आईटीसी क्यों आया? कुछ भी तो रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी तो रिसीव नहीं हुआ। तो जब सप्लाई नहीं हुई और कुछ रिसीव नहीं हुआ तो डिमांड रिकवरी नहीं लगेगा, लेकिन 122 और 132 लग जाएगा। 122 क्यों? क्योंकि सर इनवॉइस विदाउट सप्लाई हो रहा है। देखो एक्चुअल सप्लाई जब होती है ना, चाहे कोई भी किसी को करे, तो डिमांड का आप सेक्शन लिख सकते हो 74 का, वरना नहीं लिख सकते, वरना 122 लिखना पड़ेगा करंट केस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सर रिटर्न्स और बुक्स में तो सब गलत ही गया है। किसने? टैक्स कंसल्टेंट ने सब गलत करवाया ना, एक्चुअल में तो कुछ हुआ ही नहीं था। बुक्स में स्टॉक वगैरह भी तो जीरो करवाया है, वो सब गलत हुआ है, दैट इज अ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। जीएसटी रिटर्न्स आर आल्सो रॉन्ग। 122 132। अब सर 122 सब सेक्शन क्लॉज हमें नहीं याद कर पाओगे अभी 2 दिन में जब पेपर है। आप सिर्फ 122 132 लिखो। माय पॉइंट इज आपका ये हेडिंग पेपर में सही आ जाए, इन्हीं में से चांसेस है कोई उठने के आपका एडजस्टमेंट, ठीक है। मिस्टर एक्स के ऊपर कौन सा जीएसटी इंप्लीकेशन आएगा ये आप लर्न कर सकते हो कि जो भी टैक्स कंसल्टेंट होता है जो कि सीए नहीं है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नहीं लिख सकते, आपको लिखना है 122(3) एड अबेट, ठीक है। और अगर सीए ने यहाँ पे गलत सर्टिफाई करके दिया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो लगेगा ही लगेगा। ये कहां से लगता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 से। उसके सिवाय 132 डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स एंड 122 जो कि आपका ऑफेंसेस पेनल्टीज का, ठीक है। तो 122(3) लगेगा कौन सा? एड अबेट। सीए के ऊपर भी एड अबेट ही लगेगा, टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर भी एड अबेट लगेगा। सीए के केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टर्म आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट आर द की टेक अवेज? आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट यू कैन डू। 122 132 हमेशा लिख के आना, आएगा ही आएगा 122 132। टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ 122 सबसेक्शन 3 एड अबेट लिख के आना, और सीए इन प्रैक्टिस में 122(3) आएगा, 132 भी डाल देना, डिपेंडिंग आगे लिख देना, बेस्ड अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड कंडीशंस। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जरूर लिख के आना, क्योंकि सर ऑडिट के साथ लिंक करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के साथ, ठीक है। ये 4 केस स्टडीज में मैंने आपको करवा दिया 33 मिनट्स में अप्रॉक्स। सो आई रियली होप दिस वाज यूजफुल। आपको इतना समझ आ जाएगा कि सर कुछ आया तो हाथ पे मार लेंगे। मैं चाहता हूं आपके नंबर नहीं खोने सर, 2-4 नंबर भी कभी कभार 40 के ऊपर और 60 के ऊपर आपको लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप दिस वाज रियली यूजफुल। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।